Good morning, everyone. लास्ट टाइम मैंने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, हमको उसको ही आज कंटिन्यू करना था। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 सर फ्रिक्शन का डिस्कस हो गया था ना। फ्रिक्शन का इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 होमवर्क वाला डिस्कस हो गया था ना। ठीक है, तो फिर अब बाकी करते रहो। आज शाम को भी डाउट डिस्कशन रहेगा ना। आज शाम को डाउट डिस्कशन रहेगा। एलओएम का एक्सरसाइज 2 की बात हुई थी ना आज शाम के डाउट डिस्कशन के लिए। शाम को 5:30 पे ना, मैं क्लास के बाद मैसेज डलवा दूंगा ग्रुप पे। 5:30 को रहेगा, उसका मैसेज आ जाएगा क्लास के बाद। फ्रिक्शन का डाउट हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। अभी तो नहीं हुआ होगा ना फ्रिक्शन। ठीक है, तो फिर 1 वीक का टाइम है, कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट फ्राइडे को कर लेंगे। तो हम लोग चलो फिर सर्कुलर मोशन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आज एक्सरसाइज 2 तक करेंगे ना। एलओएम का एक्सरसाइज 2 तक। 1 अभी हुआ है कि नहीं? 1 शायद हो गया था ना, 2 करना था। ठीक है, तो चलो हम लोग सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करते हैं। सर्कुलर मोशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ये 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पर स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी ना। केवल v लिखा है ना, केवल v लिखा है, मतलब ये स्पीड है ना, ऊपर वेक्टर नहीं बनाया है। यहाँ पे वेक्टर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होता है। तो वेक्टर हमेशा वेरी करता है ना, कांस्टेंट नहीं होता। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी वेरी करती है ना, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना, क्योंकि स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज होता है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से केवल एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए टेंजेंशियल भी आएगा और नॉर्मल भी आएगा। फिर इसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे। तो बेसिक टर्म में हमने एक तो पहला देखा था हमने एंगुलर पोजीशन। ना, एंगुलर पोजीशन क्या होता था? कोई भी पार्टिकल का रेडियस वेक्टर, सेंटर से जो वेक्टर आ रहा होगा वो रेडियस वेक्टर होगा, और रेफरेंस लाइन के बीच में जो एंगल होता था वो एंगुलर पोजीशन होता था। फिर दूसरा हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि अगर पार्टिकल पहले इनिशियल पोजीशन थीटा आई पर है और वहां से फाइनल पोजीशन इधर रोटेट करके जा रहा है और थीटा एफ पे पहुंच गया, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बहुत छोटा भी हो सकता है और नॉर्मल, छोटा नहीं मतलब एवरेज भी हो सकता है या बड़ी वैल्यू। तो अगर बहुत छोटा होगा तो हम लोग इसको वेक्टर बोलते थे,
क्योंकि फिर ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल टू होता था डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। लेकिन बड़ा डेल्टा थीटा फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है था, इसलिए इसको हम वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते ना। लास्ट टाइम हमने यहां तक देखा था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने एक पॉइंट नोट कर लिया था कि डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट वगैरह नोट कर लिया था। अब आगे वाले पॉइंट हम लोग नोट करते हैं ना। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन किधर को होगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो उसके लिए आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में दो टाइप होते हैं। एक होता है पोलर वेक्टर, हाँ थंब से पता करते हैं। एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। तो जो आपने पीछे अभी वेक्टर पढ़ा है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब पोलर वेक्टर होते हैं। ये पहले ये, हाँ पोलर, ये नोट कर लो टाइप ऑफ वेक्टर, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो देखो ये जो पोलर वेक्टर होता है, जो भी आपने पीछे वेक्टर पढ़ा है वो सब पोलर वेक्टर होते थे। पोलर वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका कुछ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा या टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। तो वेक्टर which are having fixed starting point or terminating point are called polar vector। एग्जाम्पल के लिए फोर्स हुआ, जैसे आप फोर्स लगाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो एक कोई पॉइंट होगा ना जिस पे लगा रहोगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पे फोर्स लग रहा है ना। वेलोसिटी हो गया ना, कोई पार्टिकल जा रहा है तो पार्टिकल से आप वेक्टर बनाओगे ना। तो ऐसे वेक्टर जो भी आपने पीछे पढ़े ना, वो सब अभी तक पोलर वेक्टर थे ना। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी पीछे अभी आप तक पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पोलर वेक्टर है। फिर दूसरा टाइप होता है एक्सियल वेक्टर। ये जो एक्सियल वेक्टर होते हैं, इनका पर्पज होता है डायरेक्शन बताना, रोटेशन के टाइम पे डायरेक्शन बताना ना। तो रोटेशन में एक एक्सिस होता है ना, तो ये एक्सिस के लॉन्ग आते हैं हमेशा। तो ये वाले जो होते हैं,
अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। एग्जाम्पल में जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब आएंगे यहाँ पर ना। ये हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये नोट कर लो, अब ये मैं समझाता हूं कि कैसे ये एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन वगैरह देखते हैं। अभी बस इतना नोट कर लो कि ये एक्सिस के लॉन्ग होते हैं और इनको रोटेशन में डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। हाँ, ये ओमेगा है ना, ये अल्फा है, ये ओमेगा है ना। इसमें कोई स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर अब इनका डायरेक्शन निकालना समझते हैं। ये सब, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे थे, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर रहे थे ना, उसी में ये आया कि वेक्टर है डी थीटा, तो डी थीटा एक्सियल वेक्टर है। तो अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कैसे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है तो कैसे उसका डायरेक्शन निकालेंगे। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ डी थीटा ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें ये समझना है। इससे लास्ट क्या, ये वाला? तो देखो यहाँ पे जो भी एक्सियल वेक्टर होते हैं उनका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ना अब देखो, ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल में हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, हाफ पार्ट बाहर है, हाफ पार्ट अंदर है, और ये इसका एक्सिस हो गया। तो अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो कोई भी टाइम पे एक डी थीटा वो घूमता है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये जो डी थीटा घूमा इसका हमें डायरेक्शन चाहिए। तो हम डी थीटा के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे ना। हम यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, ये
ये समझ लो ना, ये सर्कुलर पाथ स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट बाहर है, फिर ये स्क्रीन के अंदर चला गया। जो डॉटेड लाइन स्क्रीन के अंदर है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये टर्न हो रहा है वैसे हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो यहाँ पर ये फिंगर जो कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में ना, जैसे वो जा रहा है उसमें कर्ल करेंगे, तो ये थंब जो होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा कि डी थीटा का डायरेक्शन क्या है। ये रोटेशन का डायरेक्शन होगा ना। और ये एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अरे यार मजाक मत उड़ाओ मेरा। ठीक है, समझ जाओ ना। अगर ऐसे जा रहा होगा, आप सभी लोग राइट हैंड का फिंगर लो और इस डायरेक्शन में कर्ल करो ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे कर्ल करो, तो आप देखोगे थंब ऊपर को जा रहा होगा ना। स्क्रीन के परपेंडिकुलर अपने राइट हैंड को रखो और ऐसे बाहर को कर्ल करो ना, बाहर को कर्ल करो। अब इतनी तारीफ कर रहे हो तो थैंक यू बोल ही देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कितनी अच्छी है। तो थंब यहाँ देखो ऊपर को जा रहा है ना, तो ये हमारा डी थीटा का डायरेक्शन है। ठीक है, सभी समझो। थंब हमें डी थीटा का डायरेक्शन बताता है, और फिंगर्स का घूमने का जो डायरेक्शन होगा ये हमें रोटेशन का डायरेक्शन बताता है ना। फिंगर ऐसे कर्ल हुई है तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, और उसका एक्सियल वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे इस डायरेक्शन में। अगर यहीं पर अगर मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा होता, तो कोई भी जगह पे मान लो यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो इधर को गया डी थीटा, यहाँ पे ऐसे डी थीटा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अब ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर यहाँ पे अंदर को कर्ल हो रहे होंगे। अब देख लो तुम लोग को, अब सच्चाई समझ आ जाएगी। नहीं, इस बार ये अंदर को कर्ल हो रहा है ना, यहाँ पे अंदर को कर्ल हो रहा है, तो ऐसे कर्ल हो रहा है ना, ये ऊपर से फिंगर दिख रहे हैं ना कर्ल होने के बाद, तो थंब नीचे को जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे को हो रहा होगा। समझो ना, फिंगर को आप अपने फिंगर को राइट हैंड के फिंगर को स्क्रीन पे रखो, स्क्रीन के पैरेलल फिंगर रखो और अंदर को कर्ल करो, स्क्रीन के लॉन्ग कर्ल करो, तो देखो थंब नीचे को जा रहा होगा। करके देख लो, सभी करके देखते जाओ ऐसे। हाँ, तो ये हमारा डी थीटा का डायरेक्शन होगा। तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, कर्ल राइट हैंड फिंगर्स in direction of rotation, then thumb will give direction of d theta ना। ये ध्यान रखना कि जो उसके रोटेशन का डायरेक्शन थंब से नहीं मिलता है ना, बस वो एक्सियल वेक्टर होता है। हम बोलते हैं कि डी थीटा इस एक्सिस के अलावा ऊपर को है, और रोटेशन का डायरेक्शन फिंगर से मिलता है ना, जिधर को फिंगर कर्ल हुई है उधर को घूम रहा होगा। ठीक है, समझ लो। अगर हमें पता है कि डी थीटा ऊपर है, तो हम ऊपर को थंब रखेंगे और फिंगर ऐसे घूम रहा होगा, तो वो बोलेंगे उसके रोटेशन का डायरेक्शन है।
नोट हो जाए तो बोल देना। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये समझ लो, जैसे यहाँ पे हमें पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो हमने उसका एक्सियल वेक्टर निकाला। अब मान लो हमें कहीं पे ये बताया जाता कि एक्सियल वेक्टर इधर को है, अगर हमें कहीं ये बताया जाता कि डी थीटा का एक्सियल वेक्टर इधर है तो रोटेशन का डायरेक्शन बताओ, तो उधर को आप थंब रखोगे और फिंगर को कर्ल करोगे ना, तो उससे आपको रोटेशन का डायरेक्शन मिलेगा। अगर थंब इधर होगा तो फिंगर ऐसे कर्ल होगा ना, मतलब दोनों चीजें होती है। अगर घूमने का डायरेक्शन पता है तो आप एक्सियल वेक्टर निकाल सकते हो, या उल्टा अगर एक्सियल वेक्टर पता है तो घूमने का डायरेक्शन निकाल सकते हो। एक्सियल वेक्टर बस एक एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर होता है, हम ऐसे इधर को दिखाते थे कि डी थीटा इधर है ना, और वो एक्चुअल में क्या बताता है कि रोटेशन का डायरेक्शन कैसे हो रहा है। जब हम डी थीटा की तरफ फिंगर रख करके कर्ल करेंगे तो उससे हमें उसके रोटेशन का डायरेक्शन मिलेगा ना। एक्सियल वेक्टर बस एक रोटेशन का डायरेक्शन बताने का तरीका है। जैसे मान लो कहीं पे हमने बोला कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उसका एक्सियल वेक्टर जो है वो अभी ऊपर को आ रहा है ना, डी थीटा का डायरेक्शन जो है वो अभी ऊपर को है। तो आपको पूछा जाए यार रोटेशन का डायरेक्शन बताइए, हमने आपको डी थीटा का डायरेक्शन बताया एक्सियल वेक्टर का, तो आपको पूछा जाएगा कि रोटेशन का डायरेक्शन बताइए। तो अब आपको इतना बताने से आप समझ सकते हो कि यहाँ रोटेशन का डायरेक्शन किधर होगा। कैसे निकालेंगे हम रोटेशन का डायरेक्शन? ना राइट हैंड थंब रूल से जिधर को डी थीटा होगा उधर को हम थंब रख देंगे ना, हमारा थंब यहाँ पे इस बार ऊपर को होगा, तो फिंगर अगर थंब ऊपर को होगा तो फिंगर को ऐसे ही कर्ल करना पड़ेगा ना। तुम लोगों ने ज्यादा ही बड़ाई कर दी यार, अब देखो बन ही नहीं रहा मेरे से सही डायग्राम। तो जब डी थीटा का डायरेक्शन ऊपर होगा तो रोटेशन का डायरेक्शन ऐसे आ रहा होगा ना, हमने डी थीटा की तरफ थंब रख के ऐसे फिंगर कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आ जाएगा। हाँ पार्थ यही हुआ है। तो यहाँ पे पार्टिकल इसका मतलब ऐसे जा रहा होगा ना, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कौन सा व्यू दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे दिख रहा होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अपने आइज के नीचे एक ऐसे अपोजिट में सर्कल बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। अरे यार क्या हो गया? ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है डी थीटा का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हम लोग अभी तक देख रहे थे कि डी थीटा एक एक्सियल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है और उससे हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिल जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो हम लोग बेसिक टर्म्स देख रहे थे। बेसिक टर्म में हमने पहला देखा एंगुलर पोजीशन, दूसरा देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग एंगुलर स्पीड। अगर डायरेक्शन के साथ बताएंगे तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बताएंगे। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से दिखाएंगे और अगर उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा।
हाँ करेंगे ना, कर सकते हैं। तो देखो ये एंगुलर स्पीड क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ही है भाई, एक्सियल वेक्टर जो है। अब डी थीटा ओमेगा ये सब फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। तो अब देखो क्या होता है, एंगुलर स्पीड जो होती है इसको हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो एवरेज एंगुलर स्पीड, एवरेज में डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी करेंगे। और एक होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। किसी इंस्टेंट पे डी थीटा पार्टिकल गया डी टी टाइम में, तो डी थीटा बाई डी टी को हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड बोलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा क्या है, एंगुलर स्पीड है ना। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन with respect to time is called angular speed। जब डायरेक्शन के साथ बताएंगे तो उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखो डेल्टा थीटा तो वेक्टर नहीं होता, तो जो एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड होगी वो भी हम लोग वेक्टर में डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन डी थीटा वेक्टर होता है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड को हम लोग वेक्टर बोलेंगे ना। यहाँ पे ओमेगा जो इंस्टेंटेनियस होगा उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ना। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, जिधर डी थीटा होगा उधर ही ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी होगा ना। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसे और समझा देता हूं ना। एंगुलर स्पीड को ये ओमेगा सिंबल है ना, ओमेगा सिंबल से दिखा रहे हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा होगा ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा। लार्ज के लिए तो डिफाइन ही नहीं कर रहे ना, लार्ज में दिखा रहे हो तो वो ओमेगा एवरेज है ना। लास्ट स्टेटमेंट में ये मैं बोल रहा हूं कि डी थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। एवरेज वाला ओमेगा जो होता है वो तो हम लोग वेक्टर डिफाइन करते ही नहीं है। जो इंस्टेंटेनियस ओमेगा होता है उसको वेक्टर डिफाइन करते हैं, और वो किधर होता है, जिधर डी थीटा, अगर जैसे अभी ये ऐसे घूम रहा है तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा का डायरेक्शन इधर कोई हम बोलेंगे जिधर डी थीटा का डायरेक्शन है ना। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर स्पीड जो होगी उसकी, एंगुलर स्पीड जो हो रही होगी वो भी इसी डायरेक्शन में बोलेंगे। ये नोट कर लो, अभी समझ आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर थीटा है ना, ओमेगा की यूनिट जब देखेंगे तो ऊपर थीटा है मतलब रेडियन, और नीचे सेकंड है ना, तो ओमेगा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, ऐसा है यूनिट ना।
इसके अलावा रेडियन पर सेकेंड के अलावा हम लोग और एक यूनिट यूज करते हैं, आरपीएम ना। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। जैसे कहीं पे बोला गया कि ओमेगा इज 5 आरपीएम, तो 5 आरपीएम का मतलब होगा कि वो 1 मिनट में 5 बार पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो आप इसको रेडियन में कैसे एक्सप्रेस करोगे? अगर 1 मिनट में 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 5 का मतलब हुआ, एक रोटेशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, तो 5 रोटेशन का मतलब कितने रेडियन हो गए? 5 × 2 पाई। ये बात समझ आ रही है? 5 रोटेशन का मतलब है कि 10 पाई रोटेशन। और ये सब कितनी देर होगा? और पर मिनट है ना, 60 सेकेंड में, तो बाय 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का डायरेक्शन निकालना है तो या तो डी थीटा का डायरेक्शन देख लो, या जैसे डी थीटा का निकालते थे वैसे ओमेगा का निकाल लो ना। अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, उसका डायरेक्शन इधर है जाने का ना, तो इसका आप ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे बोलोगे। अगर वो ऐसे घूम रहा है मतलब रोटेशन का डायरेक्शन ये है, तो आप फिंगर कर्ल करोगे तो आपको ओमेगा का डायरेक्शन इधर मिलेगा ना। हम बोलेंगे ओमेगा एक्सियल वेक्टर इस डायरेक्शन में है। सेम वैसे ही फिंगर कर्ल करके राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल लेंगे कि अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। प्रथम पहले ये समझ जो अभी समझा रहा हूँ ना, फिर वो तेरे डाउट देखता हूँ मैं। लीनियर के लिए कैसे सोचते हैं बताऊंगा। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और वो जो थीटा कवर कर रहा है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, थीटा इक्वल टू कुछ t² + 5, वेयर t इज टाइम इन सेकेंड। तो आपको यहाँ पे पूछा जाए फाइंड पार्ट 1 ओमेगा एवरेज बिटवीन t = 0 एंड t = 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच का एवरेज एंगुलर स्पीड बताना है। और दूसरा ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t = 3 सेकेंड। सबको सेम वैसे ही सोचना है जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में सोचते थे ना, वहां सब लीनियर होता था, यहाँ सब एंगल में है। जैसे वहां एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी, वैसे यहाँ एंगुलर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले पार्ट के लिए ओमेगा एवरेज चाहिए, तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा थीटा मतलब फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा अपॉन में डेल्टा टी। फाइनल थीटा कितना आएगा? जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 5 9, और इनिशियल टाइम 0 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा, अपॉन में टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। और सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो हम लोग डी थीटा बाई डी टी कर देंगे। डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो 2t आएगा, फिर t की वैल्यू रख देंगे तो 6 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर को ऐसे कर्ल करो तो आपका यहाँ पे थंब बाहर को आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ओमेगा बाहर को है ना। आउट ऑफ द प्लेन को हम ऐसे डॉट लगा के लिखते हैं ना।
अगर इन टू द प्लेन होता तो क्रॉस लगा करके, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। तो आप जब ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो थंब बाहर को आ रहा होगा। ऐसे करके देखो, स्क्रीन पे अपना हैंड रखो और फिंगर राइट हैंड के ऐसे कर्ल करो तो थंब बाहर को आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ ओमेगा का डायरेक्शन बाहर को है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? फिर जैसे देखो, हम लोग लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स में देखते थे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो वैसे यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सेलरेशन। कितने हो गए? डिस्पोजिशन एक, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरी स्पीड, ये चौथी हेडिंग है। अब एंगुलर, जल्दी लिखो भाई। आयुष यहाँ पे देख ना, टाइम को 2 सेकंड जब रखेगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 + 5, थीटा कितना आएगा? 9। 2 सेकंड पे थीटा 9 है ना, 0 रखेगा तो कितना आएगा? थीटा 5। तो फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा किया है ऐसे। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग वेक्टर, ये अल्फा से दिखाते हैं, और ये भी वेक्टर होता है तो ऐसे ऊपर एरो बनाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन में भी दो टाइप होंगे, जैसे पीछे हम लोग एक्सेलरेशन में करते थे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज के लिए डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी करेंगे ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। और इंस्टेंटेनियस के लिए डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा का चेंज कैसे देखेंगे? फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। तो फाइनल और ओमेगा, इनिशियल ओमेगा, वो सारे क्या होते हैं? वेक्टर है ना। फाइनल ओमेगा देख रहे होगे तो कोई टाइम पे देख रहे होगे ना, इनिशियल ओमेगा भी कोई टाइम पे देख रहे होगे, तो ये दोनों वेक्टर हैं। तो इसका मतलब ये एवरेज अल्फा भी वेक्टर आएगा। और डी ओमेगा, ओमेगा का रेट ऑफ चेंज देख रहे हो ना, ओमेगा किसी इंस्टेंट पे देख रहे हो उसका रेट ऑफ चेंज, तो ये भी वेक्टर है। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड with respect to time. Average angular acceleration and instantaneous angular acceleration both are vector quantity. इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारा कहीं पे मान लो रोटेशन का डायरेक्शन ये है ना, ओमेगा इधर को है, ओमेगा वेक्टर हम बोलेंगे एक्सियल के अलॉन्ग है ना, घूमने का डायरेक्शन ऐसे है ना। और अगर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में हुआ
ना। अगर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा बढ़ेगा ना, जिधर को पार्टिकल जा रहा है ओमेगा, उधर कोई अल्फा भी लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी ना। तो जहां पे स्पीड बढ़ती दिखेगी वहां पे हम बोलेंगे कि अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है ना। तो अल्फा के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे तो थंब उसका डायरेक्शन बताएगा ना। और अगर कभी ओमेगा इधर को है बट अल्फा इधर को है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ओमेगा वेक्टर ऊपर आएगा और अल्फा वेक्टर नीचे को आएगा ना। अल्फा वेक्टर उस टाइम पे नीचे को आएगा, तो वहां पे स्पीड कम हो रही होती है ना। ओमेगा का हम देख लेते हैं, ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा दिखा देते हैं, ओमेगा कम हो रहा है तो उसके अपोजिट में अल्फा दिखा देते हैं ना, ऐसे सोचते हैं ना। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ रही होगी ना, और अगर वो अपोजिट में होंगे तो कम हो रही होगी। तो ओमेगा का डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, और ओमेगा बढ़ रहा है तो उधर ही को बोल देंगे अल्फा है, अगर ओमेगा कम हो रहा है तो उसके अपोजिट में अल्फा बोलेंगे अल्फा का डायरेक्शन भी वैसे ही फाइंड करते हैं। अगर आपको अल्फा इसमें रोटेशन का डायरेक्शन पता है अल्फा का, अब अल्फा का डायरेक्शन आप बस अभी ऐसे सोचो, ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है उससे फाइंड करना है। डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल से कैसे फाइंड करते हैं वो आगे हम लोग रोटेशन चैप्टर में समझा समझा पाएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे ना। आपको ये ध्यान रखना है कि इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग तो ओमेगा एंड अल्फा जो होंगे वो पैरेलल होंगे ना। और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे को एरो है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे ओमेगा एंड अल्फा जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अपोजिट में। हाँ उससे भी आ जाएगा ना, डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे, अल्फा निकालना है तो हमें क्या करना है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे हम थीटा को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे भी हमें अल्फा आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, तीनों ये एक्सियल वेक्टर है ना। एक मिनट वेट करना। ये नोट हो गया ना, अब अगले स्लाइड पे चल रहे हैं। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें देखो इसमें भी प्रॉब्लम आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको मान लो कहीं पर ओमेगा कुछ ऐसे दिया है, कुछ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, आपको पूछा कि जाए कि फाइंड
अल्फा एवरेज बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 2 सेकेंड, या फिर अल्फा इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वही सेम तरीका जैसे अभी हम लोगों ने किया था। जल्दी नोट करो भैया मन। तो हम लोग देखो अल्फा एवरेज अगर निकालना होगा तो डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी कर देंगे, मतलब फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन में टाइम। फाइनल ओमेगा कितना होगा, टाइम 2 सेकेंड जब रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, और इनिशियल टाइम 0 रखेंगे तो कितना आएगा 2, अपॉन में टाइम है 2 तो 3 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट बताई ना, अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर देखो ओमेगा है नीचे टाइम है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड ऊपर है और नीचे टाइम है ना, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड ना, ओमेगा की, और नीचे फिर टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो रहा होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब 2t+1। तो ये कितना आ जाएगा, 2t की वैल्यू 1 ली गई है तो 3 रेडियन पर सेकेंड। ना सेम भी आ सकता था अलग भी आ सकता था ना, कोई जरूरी नहीं कि दोनों चीजें सेम ही आएंगी। टाइम किसी भी टाइम पे पूछा जा सकता था ना, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट कर दो और वैल्यू डाल दो ना, डिफरेंशिएशन करना आप सीख लो। टी स्क्वायर का 2t होता है, टी का 1 होता है, 2 का 0 होता है, और वैल्यू डाल दो। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हमने देखो एंगुलर टर्म्स देख लिए ना, एंगुलर वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, एंगुलर वेरिएबल्स देख लिए, थीटा ओमेगा और अल्फा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर वेरिएबल का लीनियर वेरिएबल के साथ रिलेशन क्या होता है। लीनियर वेरिएबल मतलब डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, जो लीनियर मोशन में होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं,
तो देखो इसमें क्या है, सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है, पार्टिकल यहां से यहां पे गया है, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है ना, ए से बी तक ये जो आर्क लेंथ है ये उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा ना। इसको अगर हम लोग कुछ डी से लिख दें, डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो होगा ये कुछ थीटा इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। इसका रेडियस आर है, तो हमें पता है कि आर्क लेंथ ओवर रेडियस ये क्या होता है, थीटा होता है ना। तो डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस, ये रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब हम रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस को अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पीड आएगा ना, वेलोसिटी नहीं स्पीड ना, बिना डायरेक्शन के स्पीड, और ये आ जाएगा आर ओमेगा। मतलब एंगुलर स्पीड में हम रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीनियर स्पीड हो जाएगा ना। अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी कुछ स्पीड होगी ना यहाँ पे पाथ पे, तो वो स्पीड कैसे आएगी, आर ओमेगा करके ना। किसी भी इंस्टेंट का ओमेगा इंटू आर करोगे तो उस इंस्टेंट का वी आ जाएगा। और अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे, डीवी बाई डी टी, स्पीड का डिफ्रेंशिएशन, ये ध्यान रखना स्पीड है ना, वेलोसिटी नहीं है ना। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पीछे मैंने पढ़ाया है ना, स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है ना। स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्पीड का डिफरेंशिएशन केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है ना, उसका एक कंपोनेंट देता है। याद करो पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है, जबकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन देता है। पीछे हम लोगों ने ये किया है कि अगर वेलोसिटी होती और डिफरेंशिएट करते तो पूरा एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन अगर हम केवल वेलोसिटी के मॉड का करेंगे, मतलब स्पीड का, तो वो केवल क्या होता है, एटी होता है ना। यहाँ केवल स्पीड थी ना, मॉड लगा हुआ है, ऊपर एरो नहीं है ना। मॉड वी को हम डायरेक्ट एरो लगा हटा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अबे पहला रिलेशन ये सर्कल में तूने नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री में, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। नहीं पढ़ा तो ये याद कर लेना, आर्क लेंथ ओवर रेडियस ये एंगल होता है। श्रेयस ये याद कर ले भाई, आर्क लेंथ ओवर रेडियस जो होता है वो एंगल होता है। हम्म ना, तो जब भी हमारे पास एंगुलर वेरिएबल रहेंगे उनमें हम रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नोट हो जाए तो बता देना। अब एक चीज देखो, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ एटी होता है
जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन आप टेंजेंट बना के दिखाते हो ना। तो अब देखो जो स्पीड होती है, अगर हम उसका डायरेक्शन दिखाएं वेलोसिटी के लिए तो टेंजेंट के लॉन्ग दिखाएंगे। जल्दी लिखो यार, एक एक करके रुकवा रहे हो। ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम ऐसे टेंजेंट बना के दिखाते हैं ना। अगर ये स्पीड बढ़ रही होगी, अगर स्पीड बढ़ रही है यहाँ पर तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में दिखाते हैं। और अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब होता है कि जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग होता है, और अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा तो स्पीड को कम कर रहा होगा, और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, टेंजेंट के लॉन्ग। और अगर ये स्पीड बढ़ रही होगी तो उसको टेंजेंट के वेलोसिटी वाले टेंजेंट के लॉन्ग दिखाएंगे, कम हो रही होगी तो अपोजिट में दिखाएंगे। नोट करो इसे।
अब देखो हम लोग जैसे हमने देखो काइनेमेटिक्स और एलओएम पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने देखो क्या देखा, लीनियर मोशन में पहले काइनेमेटिक्स में हमने केवल ये सीखा कि भाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब निकालते कैसे हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन में हमने उसका कॉज सीखा कि क्यों ये सब वेलोसिटी आ रही है, क्यों एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पहले उसका हम काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी वेरिएबल्स देखे कि ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे देखो जो मैंने ये रिलेशन लिखा हुआ है, इनको मैंने अभी स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, स्पीड का ओमेगा के साथ रिलेशन। वेक्टर फॉर्म में भी इन दोनों एक्स रिलेशन को हम लिख सकते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, अगर आपने कोई पार्टिकल मान लो अभी यहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी इधर को है कुछ, और आप इसके एक्सिस पे कोई भी जगह पर एक ऐसे आर वेक्टर ले लो ना, जरूरी नहीं कि वो सेंटर से ही लो, कहीं से भी ले सकते हो। और ये आर वेक्टर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट से आर वेक्टर ले लो, और ओमेगा का डायरेक्शन अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ऊपर को होगा, तो आप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन के साथ v दे देगा ना। अगर मान लो आपने r को सेंटर से लिया है ना, अगर मान लो r को आपने सेंटर से लिया है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, अगर ऐसे जा रहा है तो ओमेगा किधर को आएगा, यहाँ पे ओमेगा जो है वो बाहर को है ना। अगर आप राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा, और आर वेक्टर ऐसे है, तो राइट ए क्रॉस बी करो, ओमेगा क्रॉस आर करो, देखो किधर डायरेक्शन जा रहा है ना। अभी यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर करो, राइट हैंड के फिंगर को इधर रखो और ऊपर को कर्ल करो ना, सॉरी ऊपर को रखना है, ओमेगा के लॉन्ग रखना है और ऐसे कर्ल करना है। ऊपर को रख करके आप कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में ना, तो आपको थंब ऊपर को जाता दिखेगा। यहाँ पे समझो, देखो एक तो पहले इस डायग्राम में समझो ना, इस डायग्राम में आर वेक्टर सेंटर से पार्टिकल को जो मिलाने वाली लाइन है वो आर वेक्टर है। तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन बताओ कैसे निकालेंगे। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ऊपर को है। फर्स्ट वाला अभी भूल जाओ, सेकंड वाला समझो सभी। फर्स्ट में ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर को आएगा कि नहीं, राइट हैंड के फिंगर को ऐसे कर्ल करो तो थंब बाहर को आ रहा है, और आर वेक्टर ये है, तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालो सभी, किधर आएगा, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालो। ओमेगा ऊपर को है ना, तो ऊपर को अपने राइट हैंड के फिंगर रखो स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और बाहर को कर्ल करो ना। बाहर को जब कर्ल करोगे तो थंब यहाँ पे इधर को जा रहा होगा ना, थंब इधर को मतलब वेलोसिटी इधर को है, वेलोसिटी इधर को ही आएगा ना। समझो ना, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी इधर को आनी चाहिए ना, आर के लॉन्ग, आर इधर को है ना। देखो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर बाहर को है और आर वेक्टर इधर को है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो वी वेक्टर इधर को आएगा, ऊपर को। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्क्रीन के आपको प्लेन में अपना हैंड रखना है ना, स्क्रीन के प्लेन में। अभी जैसे ये हमने बाहर को रखा ना, स्क्रीन के बाहर को ना, और आर इस साइड को है, आर इस साइड को है, तो थंब ऊपर को जा रहा होगा ना। आपको स्क्रीन ओमेगा डॉट का मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे राइट हैंड के फिंगर को रखो और इस साइड को कर्ल करना है ना। ये आप देख पा रहे हो, ये इस साइड को है फिंगर, तो थंब ऊपर को जा रहा होगा ना। अब ए क्रॉस बी करना आपको आना चाहिए ना। अगर मैंने ए का डायरेक्शन बता दिया, बी का डायरेक्शन बता दिया, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको खुद से निकालना आना चाहिए ना। ये मैंने अभी तो करके दिखाया, बट आपको एक बार वेक्टर में सीख लिया तो ए क्रॉस बी बोलते आपको समझ जाना है कि क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, समझो ओमेगा वेक्टर बाहर को है, आर वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको निकालना आता है ना, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन, तो वो आपको वी का डायरेक्शन दे देगा। अभी देखो मैंने ये आर वेक्टर जो लिया है ये आप सेंटर से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर हमेशा सेंटर से लो, आप चाहे तो एक्सिस पे कहीं से भी एक आर ले लो, एक्सिस पे कोई पॉइंट लो और पार्टिकल को मिला दो, तो इसको भी आर वेक्टर ले सकते हो, और ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो इससे भी वी मिल जाएगा। नहीं, रिलेशन देखो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ओमेगा और आर के बीच में अभी कितना एंगल बन रखा है, थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कितना आ रहा होगा, आप इसको ऐसे मिलाओगे, ये अगर आर है ना, ये थीटा है, तो ये वाला रेडियस जो अभी आ रहा होगा सर्कल का वो आर साइन थीटा आ रहा होगा, तो आपने ये वही लिख रखा है, आर साइन थीटा मतलब सर्कल का रेडियस इंटू आर लिख रखा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा 3D है, ये आर है ये थीटा है, तो ये लाइन आर साइन थीटा आएगी, तो आर इंटू ओमेगा ही कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, आर इज इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with respect to any point on axis ना, ये जो r वेक्टर है, स्मॉल r जो है ना, हमने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिया है एक्सिस पे किसी पॉइंट से, और कैपिटल R उसका रेडियस है, कैपिटल R यहाँ पे रेडियस है, इस जगह पर स्मॉल r और कैपिटल R सेम है ना, यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R सेम है, और इस जगह पे R क्या है, कोई भी एक्सिस पे एक पॉइंट लो और वहां से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। अगर देखो ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कि सेंटर से एक आर वेक्टर लो और ओमेगा क्रॉस आर कर दोगे तो वी आ जाएगा। और अभी इस सब का कोई यूज नहीं है इस चैप्टर में, ये सब रोटेशन में यूज आएगा, तब तक आपको समझ आने लगेगा ना। अबे ध्रुविल, ए क्रॉस बी बता क्या होता है, ध्रुविल बेटा ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ध्रुविल, हाँ, ए बी साइन थीटा होता है ना, तो मैंने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाया ओमेगा क्रॉस आर, तो ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर। फिर आर साइन थीटा की वैल्यू डाल दी, वो क्या है, आर है। तो देखो स्केलर फॉर्म में तो हम v इक्वल टू आर ओमेगा जो लिखते हैं, उसमें आर रेडियस होता है और ओमेगा एंगुलर स्पीड। वेक्टर फॉर्म में हम उसको रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे स्मॉल आर के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं और पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। और स्केलर फॉर्म में v इक्वल टू आर ओमेगा में आर हमेशा रेडियस होगा। सेम वे में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर वेक्टर। ओमेगा का डायरेक्शन सिद्धेश जो पढ़ाया उसको यूज करना पड़ेगा ना, इधर को फिंगर ऐसे अगर ये चल रहा है, इसके घूमने का डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड थंब लगाओ, फिंगर ऐसे कर्ल करो तो थंब बाहर को आ रहा है ना, ये बाहर को है,
ओमेगा बाहर को है, ये सब लिखा हुआ है, यूज करो। सबको ये समझ आ रहा है ना कि जब ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा बाहर को है, आर वेक्टर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करने पे वी आना चाहिए ना। तो ये सब लोग, हम लोग नॉर्मल गलती करते हैं, आर ओमेगा लिखा रहता है तो आर क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा क्रॉस आर होता है वी, ये ध्यान रखना है ना। ओमेगा क्रॉस आर इज वी, नॉट आर क्रॉस ओमेगा इज वी। ना स्केलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, जहां r क्या है, रेडियस। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, आप रेडियस के टर्म में लिख सकते हो, या फिर ओमेगा क्रॉस स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, पोजीशन वेक्टर, एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, पार्टिकल मिला दो, तो वो जो पोजीशन वेक्टर आएगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे ही हमने ए टी इक्वल टू देखा आर अल्फा, आर रेडियस है ना, और वेक्टर फॉर्म में हम ए टी इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस आर, या फिर अल्फा क्रॉस स्मॉल आर। नोट करो जल्दी। ठीक है, समझो ना, स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर दिखाया है हमने, और कैपिटल आर को रेडियस वेक्टर दिखाया है ना। स्केलर वाले रिलेशन में रेडियस ही यूज करते हैं ना। यहाँ ध्यान रखना, कैपिटल आर जो है रेडियस वेक्टर है, और स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। अबे कल्पेश, आज ही लिखना है भाई, कब तक लिखेगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना, आर मतलब क्या है, ये आर वेक्टर है ना, और स्मॉल आर को क्या दिखा रहे हैं आप, एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और वहां से पार्टिकल को मिला दो, तो ये जो वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर है ना, ओमेगा एक्सिस के लॉन्ग आएगा। देखो, अगर वेक्टर फॉर्म अभी नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी ये यूज नहीं होना है ना, ये हम आगे रोटेशन चैप्टर में यूज करेंगे, तब और हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, तब तक ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तो और अच्छे से समझाते आएगा ना। अभी आपको बस यही रिलेशन यूज करना है ना, स्केलर वाला, v इक्वल टू आर ओमेगा, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। तो अभी हमें इतने से काम हो जाएगा ना, ये नोट कर लो, आगे हम और समझा देंगे फिर। ठीक है, नोट हो गया ये। ऑफलाइन यार अभी देखते हैं, 21 21 सितंबर से
क्लासेस तो शुरू होने को बोला गया है, कुछ लोगों को खोलने देते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है, फिर अपन भी खोलेंगे। हाँ वही तो, अभी खोलना थोड़ा रिस्की है। अभी नासिक में तो बहुत केसेस हो गए हैं, हर जगह ही केस हो गए हैं अभी तो बहुत। हाँ प्रथम बहुत बुरी तरह से बोर हुए इस साल तो। आईपीएल कल से शुरू हो रहा है ना? चलो कुछ तो टाइम कटेगा इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में फॉर्मूले देखे थे, यूनिफॉर्म मोशन होता था तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगर एक्सीलरेशन होता था तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पीकू जाओ बेटा उधर जाके खेलो जाओ। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो होगा उसका काइनेमेटिक्स देखने जा रहे हैं ना, तो उसको हम लोग ऐसे 3 पार्ट में देखेंगे जैसे हमने काइनेमेटिक्स में देखा था। अल्फा, एक तो जब अल्फा की वैल्यू 0 हो, जब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो, और अल्फा की वैल्यू वेरिएबल हो। याद है काइनेमेटिक्स में हमने एक्सीलरेशन को ऐसे 3 केस लिए थे, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन कांस्टेंट और एक्सीलरेशन वेरिएबल। तो सेम काम हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन लेके करेंगे ना। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे ओमेगा क्या रहेगा, वहां पे ओमेगा क्या रहेगा? अगर अल्फा 0 है तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 है ना, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, स्पीड कांस्टेंट है ना, सी डैश मतलब कोई नया कांस्टेंट। तो इसको आप कौन सा सर्कुलर मोशन बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना। अगर अल्फा 0 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर अल्फा है तो वहां पे ओमेगा चेंज हो रहा होगा ना, ओमेगा चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। और अगर अल्फा वेरिएबल है तो भी ओमेगा चेंज होगा, अल्फा है तो ओमेगा चेंज होगा, वो वेरिएबल है या कांस्टेंट वो अलग बात है, और ओमेगा चेंज होगा तो v भी वेरिएबल आएगा। तो ये भी किस में आएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ए 0 वाला केस, ए कांस्टेंट वाला केस और ए वेरिएबल वाला केस, वैसे यहाँ पे भी हम 3 केस पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पहला केस पढ़ रहे हैं, जब अल्फा हमारा v स्पीड है ना भावेश, v स्पीड है, v इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा अगर चेंज नहीं होगा तो v भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग पहला केस पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब अल्फा इज 0। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है
ना अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कोई भी टी टाइम में पूछा जाए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो आप बोल सकते हो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ना, जैसे पीछे उधर होता था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। तो जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो बस वहां पे यही एक फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। फिर सेकेंड केस हमें देखना है जब अल्फा की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है ना, जीरो नहीं है, कुछ कांस्टेंट है। तो हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। और टाइम जीरो पे इनिशियल एंगुलर स्पीड को ओमेगा नॉट ले लेते हैं, टाइम टी पर इस एंगुलर स्पीड को ओमेगा लिख देते हैं। डी ओमेगा का डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, अल्फा यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, तो देखो ये वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पहला वाला देखे थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ना। तो सर्कुलर में हम लोग u जहाँ पे वहां पे u आता था, लीनियर मोशन में यहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड को ओमेगा नॉट से लिखते हैं। हाँ सब एंगुलर के टर्म में है, बस ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और फाइनल स्पीड को v लिखते थे, यहाँ फाइनल एंगुलर स्पीड को ओमेगा लिखेंगे। वहाँ एक्सेलरेशन ये होता था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। और सेम वही वही रिलेशन आते जाएंगे जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। हाँ सब वही कॉपी हो वहां का। तो ऐसे ही बाकी दो इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं, ये नोट कर लो पहले। वहां पे देखोगे आप डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा ना। ठीक है, हो गया है ना, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ अब। अब देखो हम लोग सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है, किसी इंस्टेंट का किसी टाइम टी का ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। उधर भी क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v को लिख देते थे डी एक्स बाई डी टी, और आगे सॉल्व कर देंगे। अब डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, टाइम जीरो पे मान लो वो इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा आई पे था, टाइम टी पर वो कुछ फाइनल थीटा पे पहुंच गया, थीटा एफ पे। तो इधर आ जाएगा थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन, यहाँ थीटा है, यहाँ पे थीटा एफ। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, डी टी बचेगा, प्लस अल्फा बाहर जाएगा, टी डी टी बचेगा ना, सब जगह लिमिट वही जीरो से टी तक। तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट टी
अल्फा बाहर जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। तो यहाँ पे आ गया फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। और अगर हमें फाइनल पोजीशन निकालना है तो इनिशियल पोजीशन इधर ले आएंगे ना, ऐसे लिखेंगे तो हमें फाइनल पोजीशन मिल जाएगा ना, इसको इधर ला करके। सेम वही चीज है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप। तो फॉर्मूले याद रखना यहाँ आसान है ना, जो काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए हैं वही सब लगाने हैं, बस एंगुलर के टर्म में। फिर तीसरी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। देखो हमने अल्फा को हमने क्या लिखा, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे हम उधर एक्सेलरेशन को लिखते थे डीवी बाई डी टी या फिर वी डीवी बाई डी एक्स भी लिखते थे, तो वैसे यहाँ अल्फा को भी लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बाई ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ना। जैसे उधर हम लोग ए को डीवी बाई डी टी लिखते थे या वी डीवी बाई डी एक्स, तो वैसे यहाँ पे भी होगा, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो थर्ड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डी थीटा को इधर ला करके ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल जब वो थीटा आई पे था तो मान लो एंगुलर स्पीड थीटा नॉट थी इनिशियल वाली, जब थीटा एफ पे पहुंचा तो ओमेगा हो गया, ओमेगा कुछ ओमेगा हो गया ना, इनिशियल को ओमेगा नॉट बोला है। इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा तक ना। अल्फा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अल्फा वाला केस पढ़ रहे हैं, अल्फा बाहर जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, यहाँ पे अब लिमिट डाल देंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू अल्फा बाहर जाएगा, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा को डेल्टा थीटा लिख देंगे ना, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये समझ आया सबको, ये डेल्टा थीटा हो गया, 2 इधर ले आए। अब ओमेगा नॉट को इधर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई। नोट करो सभी। ओमेगा को देखो हम लोग इसमें भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, ओम वाला जो साइन होता है उसको भी ओमेगा बोलते हैं, इसको भी ओमेगा बोलते हैं। सिंबल्स की भारी कमी है फिजिक्स में भावेश।
तू कुछ कर देगा तो तेरा नाम भी ले लिया जाएगा, भावेश करके एक सिंबल बना देंगे, कमी बहुत ज्यादा है। अब देखो ऐसे ही हम लोग और भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे हमने ये एक रिलेशन देखा था काइनेमेटिक्स में, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी। लास्ट स्लाइड सर आयु, इतनी जल्दी कैसे तुझे याद आ गया? समझो ना, जैसे हमने उधर पढ़ा था ना, एस को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिखते थे ना, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो यहाँ पे भी हम वैसे डिराइव कर सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी करके। अगर इनिशियल ओमेगा पता है, फाइनल ओमेगा पता है, तो ऐसे भी हम डेल्टा थीटा निकाल सकते हैं। क्या लिखना चाह रहा है भाई सिद्धेश? अभी तुझे पिछला स्लाइड चाहिए क्या? सिद्धेश ये वाला बोल रहा है? अरे भावेश ये बहुत सिंपल है, अभी धीमे धीमे तुझे दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो अपन ने पीछे पढ़ा है वही है। तो देखो हम लोगों को अब इस पे कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम करते हैं ना। सपोज कोई फैन है, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है, ये तुम लोग देख ही चुके हो। तो कोई फैन को हमने
स्विच ऑन किया तो इनिशियल ओमेगा क्या होगा 0, अल्फा उसका है कुछ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है, तिलक 1 मिनट रुक जा, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन completed by fan in first 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में फैन कितनी बार घूम गया होगा, कितने रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा, हमें ये निकालना है ना। जल्दी लिखो तिलक। श्रीहरि बता क्या किया तूने, अनम्यूट करके बता। सर U 0 है तो 2 रेडियन मतलब 1 रोटेशन होगा नहीं ना हर। भाई, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज 1 रोटेशन। एक रोटेशन मतलब कितना, सर्कल पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है ना, 2 रेडियन इज हाँ 2 पाई रेडियन। हाँ हाँ तो वही तूने गड़बड़ कर दिया। हाँ देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, चेक करते हैं अभी ना। हम लोग देखो पहले तो डेल्टा थीटा निकालेंगे, है डेल्टा थीटा के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल ओमेगा कितने से ऑन हुआ है, 0 से, हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। तो ये कितना आया 100, ये जो आया ये 100 रेडियन है। आपको क्या पूछा है, कितने रोटेशन कंप्लीट हुए हैं, 100 रेडियन घुमा, इसका मतलब कितने रोटेशन कंप्लीट हुए हैं। एक बार घूमेगा तो कितने रेडियन बोलोगे, एक बार घूमना मतलब 2 पाई रेडियन ना, अगर वो 2 बार घूमा मतलब 4 पाई रेडियन। तो जितनी बार भी घूमा है वो निकालने के लिए क्या करोगे, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करोगे तब आएगा ना। अगर डेल्टा थीटा को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रोटेशन आएगा ना। 4 पाई अगर घूमा है तो 4 पाई बाई 2 पाई करोगे तो 2 आ जाएगा, दो रोटेशन में 4 पाई घूमता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 100 अपॉन में 2 पाई, मतलब 50 बाय पाई रोटेशंस हो गए ना। ठीक है, सबको क्लियर है। तो यहाँ के देखो क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही रहते हैं जैसे आपने पीछे काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। आपको कुछ इनिशियल दे दिया गया, अल्फा दे दिया गया, थीटा वगैरह निकालना है तो आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो। हाँ, ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, सेम उसी टाइप से। जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और अगर उसकी ओमेगा भी दी हुई है कुछ 10 रेडियन पर सेकेंड, अब मान लो वहां पे एंगुलर रिटार्डेशन आ गया -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड पार्ट 1 टाइम व्हेन पार्टिकल विल स्टॉप, दूसरा एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल, हाँ 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 हो सकता है सीधे। तो हमें देखो यहाँ पे निकालना है कब वो रुकेगा, तो रुकने के लिए हम लोग फाइनल ओमेगा 0 हो गया ना, फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा है हमारा 10 रेडियन, वो रिटार्डेशन है तो -1, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
तो इससे टाइम आ गया 10 सेकेंड। फिर दूसरा पार्ट, एंगल रोटेटेड मतलब डेल्टा थीटा निकालना है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है, यहाँ पे टाइम निकाल लिया इसलिए ये वाला लगा रहे हैं, अदरवाइज थर्ड वाला लगाते तो ज्यादा बेटर होता है ना। फाइनल ओमेगा पता है ना हमें, फाइनल ओमेगा पता है तो थर्ड वाला यहाँ पे ज्यादा बेटर होता, बट अब लिख दिया तो ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 50, तो 50 रेडियन वो एंगल घूम जाएगा बिफोर स्टॉप होने के। तो यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ सेम वैसे ही सोचना होगा जैसे काइनेमेटिक्स में सोचते थे ना, तो एकदम आसान है, कुछ भी ज्यादा इसमें करने का नहीं रहता ना, सेम एकदम काइनेमेटिक्स टाइप है। हाँ उससे भी पार्थ कर सकते हैं ना, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, उससे भी कर लेंगे। अब देखो इसमें, यहाँ पे देखो जो भी हमने वेरिएबल्स देखे, एंगुलर वेरिएबल वाले फॉर्मूले देखे ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको हम चाहे तो लीनियर वेरिएबल में चेंज करके लिख सकते हैं फॉर्मूले को। अगर हम मान लो इसमें दोनों साइड में आर मल्टीप्लाई कर दें, आर मतलब रेडियस, तो आर ओमेगा को क्या बोलोगे, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस आर अल्फा को क्या बोलोगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो सर्कुलर पाथ के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। ध्यान रखना ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है ना, ये फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, और ये एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ऐसे करके हम स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या तो ओमेगा निकाल के आर ओमेगा कर लो, स्पीड निकालना है, या दूसरा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना। v यहाँ पे क्या है, फाइनल स्पीड है ना, ध्यान रखना वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं ना, u क्या है, इनिशियल स्पीड है। हाँ आर रेडियस है, और एटी जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पूरा एक्सेलरेशन नहीं है। सर्कुलर पाथ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी में ए टेंजेंशियल वाला लेना रहेगा ना, पूरा नहीं लेना है, क्योंकि टेंजेंशियल ही स्पीड चेंज करता है। अगर हम लोग सेम वे में, हाँ आर यहाँ पे रेडियस है ना, मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू किया, यहाँ पे जब चला तो u स्पीड थी, यहाँ आते आते इसकी स्पीड v हो गई ना, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा t, तो हम लोग ऐसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी में डाल करके उसका v निकाल सकते हैं। r यहाँ पे रेडियस है। सेम वे में जैसे हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दोनों साइड में अगर हम r मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा थीटा इंटू आर, यहाँ हो जाएगा आर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ आर अल्फा इंटू टी स्क्वायर। आर इंटू डेल्टा थीटा ये क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस क्या होता है, आर्क लेंथ होता है ना, मतलब डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा ना। ये अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक में डी डिस्टेंस कवर हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल स्पीड, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। बस ये ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन में ए टी वाला लेना रहता है ना, ए नहीं लेना है, ए टी लेना है।
और स्केलर वाली चीजें कैलकुलेट होंगी, वेक्टर वाली नहीं होंगी यहाँ पर। सेम वे में तीसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ये ध्यान रखना ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। नहीं ये डिस्टेंस निकाला है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं। दोनों साइड में इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। आर स्क्वायर से किया तो एक आर इधर हमने अल्फा के साथ ले लिया और एक आर थीटा के साथ ले लिया। तो अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280 इंटू डी। तो ऐसे हम लोग सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स वाले सर्कुलर पाथ पे ना। बस ध्यान रखना है कि स्पीड यूज करेंगे, वेलोसिटी नहीं ना। स्केलर फॉर्म यूज करना है ना, और एक ही जगह 80 यूज करेंगे तो सब कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको बोला जाए कि मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करता हूं, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है विथ इनिशियल एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। रेडियस सर्कुलर पाथ का कुछ है 2 मीटर। अल्फा की वैल्यू कुछ दी हुई है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पूछा जाए फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड ना, और आपको v बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में स्पीड कितनी हो चुकी है। तो अब हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके रहेंगे ना। एक तो हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके डी निकाल सकते हैं, या फिर डेल्टा थीटा निकाल लें और डेल्टा थीटा इंटू आर कर दे, उससे भी डी आ जाएगा। प्रॉब्लम नोट कर लो, फिर अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। म्यूट रखो भाई, पीयूष म्यूट रखो। देखो हमें क्या क्या दिया, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 दी है, रेडियस 2 दिया है, अल्फा की वैल्यू 1 दी है। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स के वीडियो देखोगे तो समझ आएगा ना, बाकी इसमें अभी आगे और पढ़ाऊंगा। 80 अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तब तक काइनेमेटिक्स में कराया हुआ है, वो देख सकते हो।
एटी तो आपको निकालना पड़ेगा ना। अब देखो, अगर आपको ओमेगा नॉट दिया है और आपको पूछा क्या गया है, एक पार्ट में पूछा गया है डी और दूसरे पार्ट में पूछा गया है वी, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। एक तो आपको डी निकालने के लिए क्या कर सकते हो, डेल्टा थीटा निकालो और डेल्टा थीटा इंटू आर करोगे तो डी आ जाएगा। सेम वे में वी निकालना है तो ओमेगा को निकालो और ओमेगा इंटू आर कर दोगे तो वी आ जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं ना, या ये कर लो है, अदरवाइज ना, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यू निकालो, एटी निकालो और वहां से डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं ना, ये तो कर ही लोगे ना, अभी हम लोग वैसे कर रहे हैं। ओमेगा नॉट पता है तो यू लिख सकते हो ना, आर ओमेगा नॉट, तो 2 × 2 4। एटी के लिए क्या फॉर्मूला है, आर अल्फा, R2 है, अल्फा 1 है ना। अब अगर हमें, और टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड, तो अब हम लोग d निकालना है तो इसमें रख देंगे d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 4 है, टाइम 2 सेकेंड है, तो d आ गया 12 मीटर। और v निकालना होगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू कितनी है, 4, ए टी की वैल्यू 2 है और टाइम है 2 सेकेंड, तो v आ गया 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे ना। ठीक है, सबको क्लियर है। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं। आज होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं, केवल आपने जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना ना। नेक्स्ट क्लास में फिर डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट इतना ही था, थोड़ा सा वेरिएबल एक्सेलरेशन और पढ़ा के फिर डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। शाम को 5:30 पे अपना डाउट सेशन है ना। ओके, बाय बाय एवरीवन।